उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दस्तक के बाद किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में एक नया माहौल बना है। हमारे साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, साथ में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है उनके मेंबर हैं डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी। जटिया जी, आपका एबीपी न्यूज़ पे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, मध्य प्रदेश में अब शिरकत बढ़ गई है तो क्या मायने निकलते हैं इसके? वास्तव में क्या है कि हर समय की एक अपनी महत्व है और मोटे तौर पर ये महाकाल लोक का लोकार्पण ये उज्जैन की गरिमा के अनुकूल ही, महाकाल की गरिमा के अनुकूल ही, क्योंकि उज्जैन भी ऐसे सप्तप्रियों में से एक प्रसिद्ध है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, तो ये जो अवंतिका नगरी है ऐसे मोक्षदायिनी नगरी ऐसा माना जाता है। तो निश्चित रूप से ये अवंतिका का अपना महत्व है। कुंभ का स्थान है यहाँ पर, 12 ज्योतिर्लिंग है, हर सिद्धि का सिद्धपीठ है यहाँ पर। तो मोटे तौर पर यह नगरी ऐसे भी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी है और पुरातन होने के नाते से और ये साहित्य की नगरी होने के नाते से, कृष्ण सुदामा की शिक्षण स्थली होने के नाते से, कवि कालिदास, महाकवि कालिदास, विक्रमादित्य का और जो इसके पीछे पृष्ठभूमि है वह, और इसलिए कहा जाता है कि ये नगरी का अपना एक अलग ही दिव्य और भव्य स्वरूप है। कालिदास जी ने वर्णन करते हुए, महाकवि कालिदास ने वर्णन करते हुए कहा है कि असो महाकाल निकेतनस्य, असो महाकाल निकेतनस्य वस्न दूरे किल चंद्रमौली तमिश्र पक्षे अपि सप्रिया भी ज्योत्सनावतो निर्विशति प्रदोषान। यहाँ भगवान शिव और पार्वती विराजमान है और शिव के माथे पर जो चंद्रमा है उसके धवल प्रकाश से किसी प्रकार का तमस, अंधकार, अज्ञान, दैन्य ऐसा नहीं रह सकता। तो सर, क्या लगता है आपको, चुनावी शंखनाद भी उज्जैन से होता है? पिछली बार कई बार ऐसा देखा गया है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, शंखनाद तो उज्जैन से होता है। भाई जहाँ से जिस गरिमा से, जिस पवित्र स्थान से, जिस शुभ स्थान से जहाँ विजय, उज्जैनी है ये, उज्जैनी का माने ही उत्कर्ष जैनी है। उत्कर्ष की ओर जय यात्रा जहाँ से प्रारंभ हो तो अपने आप में ये सार्थक करता है कि यदि किसी भी अभियान की प्रारंभ करना हो तो उज्जैन से यदि होता है तो सफलता उसमें मिलती ही है। सर, क्या मानते हैं आप, आपका एक लंबा अनुभव है, 7 बार आप सांसद रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, जो पहले की पॉलिटिक्स और अभी का जो आने वाला 2023 का चुनाव है, क्या बदलाव देखते हैं? वास्तव में समय के प्रवाह के साथ साथ, परिस्थितियों के बदलाव के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ सारी बातों में परिवर्तन आता है। वो समसामयिक परिवर्तन है। तो निश्चित रूप से जो परिवर्तन समाज में, टेक्नोलॉजी में, राजनीति में जो परिवर्तन आते हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष हैं। इसलिए एक चीज़ में कोई परिवर्तन आया है तो उसी प्रकार से, उसी संदर्भ में, उतने ही अनुपात में दूसरे में परिवर्तन आता है। तो मोटे तौर पर परिस्थितियाँ जो है वो निरंतर प्रवाहमान है, प्रगतिशील है और हम ये मानते हैं कि जो कुछ परिस्थितियाँ आ रही है वो पिछली परिस्थितियों से आगे बढ़ कर के है। तो जैसे किसी भी इमारत का निर्माण करना हो तो नींव होती है, नींव के बाद प्रथम मंजिल आता है, प्रथम तल आता है, दूसरा तल आता है और ऊंचाई बढ़ती जाती है। और जितनी जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है मंजिल बहुत दूर से दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब मैं कहता हूँ तो यही कहता हूँ कि जनसंघ का जब स्थापना हुआ था तब प्रारंभ में ऐसा था कि लोग उसको नकारते थे, उसके अस्तित्व को ही नकारते थे। धीरे धीरे उसका विरोध करना शुरू किया। जब वो समिति के समय सरकार में आई तो पता लगा कि नहीं, जनसंघ भी और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, और उसकी विचारधारा बाकी की विचारधाराओं से अलग थी, क्योंकि कहीं समाजवाद था तो कहीं साम्यवाद था। तो उन से अलग हट करके और दीनदयाल जी के दर्शन के आधार पर एकात्म मानव दर्शन आया, फिर पंचनिष्ठाएँ आई, फिर जनता पार्टी आई, फिर भारतीय जनता पार्टी आई। तो ये जो यात्रा है, राजनीतिक यात्रा, ये तो निरंतर प्रगतिशील है। तो सर, क्या लगता है आपको, राजस्थान में तो अभी से सर्वे शुरू हो गया है कि बीजेपी का कौन कैंडिडेट होगा, आपने ऐसा बताया कि परिवर्तनशील है, तो क्या परिवर्तन होने वाला आने वाले समय में, खास तौर पर उम्मीदवारों को लेकर? गुजरात चुनाव का तो संक्रांत हो गया, उसके बाद अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जिम्मेदारियाँ आपके पास है, क्या परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा? वास्तव में संभावनाओं पर ही होता है और चुनाव का अर्थ विजय है। तो सभी परिस्थितियों में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए
चाहे वो वहाँ के जनमानस के मनोदशा पर निर्भर करता हो, चाहे उस क्षेत्र के विकास के संदर्भ में हो, चाहे फिर उम्मीदवार के संदर्भ में हो, ये सब यदि अनुकूल होते हैं तो वो स्थान पर विजय की सुनिश्चितता बढ़ जाती है। तो ये जो कारक तत्व हैं सबके, जिसमें वहाँ के वातावरण की स्थिति क्या है, वहाँ पर विद्यमान स्थिति क्या है, समसामयिक स्थिति क्या है, और फिर उस संदर्भ में उम्मीदवार क्या है, तो ये जब सब मिलाते हैं तब जाकर के उसमें से जो तत्व हैं चुनाव के वो सब इकट्ठे होते हैं और जो अनुकूल होते हैं तो फिर विजय होती है। तो उस विजय के लिए जो अनुकूलता है वो सब जुटाना होती है। सर, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं, और जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ बीजेपी कौन से मुद्दे ले जा सकती है? अब ये तो बहुत सहज स्वाभाविक बात है कि जहाँ सरकारें हैं उस सरकार में वो जो कुछ काम किए हैं उन कामों को और आगे बढ़ाने का, लोक कल्याण के लिए जो काम किए गए, लोक कल्याण की जो सेवाएं प्रारंभ की है उनका और विस्तार करने का। तो मोटे तौर पर ये जो है निरंतरता है और कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूटी में काम की गति बढ़ती। जैसे हम किसी भी वाहन के गाड़ी के गियर बदलते रहते हैं, तो जब स्टार्ट करते हैं उस गाड़ी का तो उसकी गति प्रायः धीमी रहती, किंतु जैसे ही हम गाड़ी को सेकंड गियर में डालते हैं तो थोड़ी गति बढ़ जाती है, फिर थर्ड गियर में डालते हैं तो गति बढ़ती है। तो वो अनुकूलता बढ़ती जाती है, इंजन को रोटेशन करने में सुविधा हो जाती है क्योंकि उसका इनर्शिया ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से किसी भी सरकार का होना और उसमें जो उसने काम किया है उसके आधार पर उसकी गतिशीलता जो बढ़ गई है उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक होता है कि वो आगे के चुनावों में उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए उसमें विजय हासिल करे। लेकिन कांग्रेस की जहाँ पर सरकार है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पर क्या मुद्दे रहेंगे जो अभी तक संभावित है? वास्तव में कांग्रेस और बीजेपी या और अन्य कोई पार्टी हो, जनता बड़ा निर्णय जो करती है ना बड़ा समझ करके करती है। अब कांग्रेस का क्या हो रहा है जनता को मालूम है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी के इंजन पर ब्रेक लगाने के लिए भारत जोड़ो एक यात्रा भी निकाली जा रही है, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला? अब वास्तव में भारत जोड़ने की बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारत को जोड़ना है, परंतु भारत जोड़ने में राजनीति को जोड़ना है ये छुपा हुआ है। तो ये जो भारत को जोड़ने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं यदि उसका वो प्रचार प्रसार विस्तार करते हैं तो निश्चित रूप से वो देश के लिए अनुकूल होगा। किंतु यदि उसमें वो भारत जोड़ो में लगे और पार्टी तोड़ो करने वाले लोग पार्टी तोड़ करने काम में लगे तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पाएगी और भारत जोड़ो कितना सफल होगा यह तो समय उसको बताएगा। क्या लगता है आपको आने वाले जो परिदृश्य बन रहा है उसमें कहीं संशय की स्थिति है? बीजेपी के कोई जो गतिमान कदम है उसको रोक पाएगा? वास्तव में आज की परिस्थिति में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है, भारत का अपना जो अस्तित्व है या भारत की जो अपनी समृद्धि है, वैभव है या उसकी शक्ति है, समृद्धि है, वो जिस प्रकार से बढ़ी है उससे दुनिया आश्चर्यचकित है। और आज वो इस स्थिति में है कि वो इन जितने भी विकसित देश हैं उनके कतार में आकर के खड़ा हो गया है, राजनीतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी वो समृद्ध हो रहा है। तो आज चाहे अमेरिका होगा, चाहे रशिया होगा, चाहे यूके होगा, चाहे फ्रांस होगा, यूरोप होगा, बाकी के देशों के बारे में भी और पूर्वी देशों के बारे में भी अब भारत को छोड़ करके दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका विश्व परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए उसकी हर दृष्टि से, जैसे चाहे पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो पर्यावरण में सबसे आगे है, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य में हमने कोरोना में जिस प्रकार से दुनिया की सहायता की है, या जैसे हमने योग के बारे में दुनिया के राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने उसको स्वीकार कर लिया। तो मोटे तौर पर भारत का जो लीडिंग रोल है ये भारत का जो नेतृत्व करने की क्षमता है वो नेतृत्व क्षमता के बढ़ जाने के कारण से दुनिया के देशों में भारत के प्रति अनुकूलता भी है और भारत के प्रति जो उसका वैभव है, उसकी समृद्धि है, वो निश्चित रूप से स्थापित हुई है। गुजरात चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? गुजरात के चुनाव में और गुजरात आगू गुजरात, आगे आने वाला गुजरात और संपन्न गुजरात, तो ये गुजरात को मैं सन 75 से देख रहा हूँ। 75ની ચૂંટણીમાં જવાનો મોકો મળ્યો હતો ત્યારે ચૂંટણીમાં જૂનાગઢમાં ચુનાવ હતો
तो वहाँ चुनाव में मैं 75 में गया था पहली बार। फिर वहाँ उस वक्त और चिमनभाई की जो सरकार थी, वो जयप्रकाश जी का आंदोलन था और संपूर्ण क्रांति की बात थी, उसके प्रवाह के प्रारंभ की स्थितियाँ थी। सबसे जो परिवर्तन आया है वो धीरे धीरे जो सरकारी बनना शुरू हुआ है, तो आज गुजरात में जिस प्रकार का विकास के काम हुए, जिस प्रकार से विश्वास लोगों का बढ़ा है और भाईचारा जिस तरह से बढ़ा है, गुजरात प्रसिद्धि इसी के लिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जे, मन अभिमान ना आने रे। ने लोगों की सेवा करना, संवेदना को समझना और लोगों को किस प्रकार से सुविधाएं प्राप्त कराना, इसमें गुजरात सबसे आगे है। और समृद्धि के नाते से गुजरात अपने आप में प्रसिद्ध है ही। मतलब आप पार्टी और कांग्रेस कोई टक्कर में नहीं? हम अपनी दौड़ को अपनी रफ्तार से दौड़ रहे हैं और राजनीति में जो पीछे छोड़ देता है उसको उसकी तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो हमारी दौड़ निश्चित रूप से संपूर्ण विजय की ओर है और निश्चित विजय हमारी होगी, ये विश्वास है। क्या लगता है आपको, महंगाई, बेरोजगारी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर जब? कारण क्या है कि महंगाई एक सापेक्ष चीज़ है, रिलेटिव वो चीज़ है। वो चीज़ें बहुत सारी उससे संदर्भित चीज़ें हैं। आज से 50 साल पहले हम देखेंगे और एक समय हम देखेंगे कि आज़ादी से पहले भी हमारा जो रुपया था वो डॉलर से मजबूत था। अब आज़ादी के उसमें पहले भी हमारा रुपया मजबूत था, परंतु दुनिया की करेंसी का क्या हो रहा है? तो जैसे जैसे दुनिया की करेंसी और आर्थिक परिस्थितियाँ बदल रही है, आर्थिक संसार में जो स्थिति बन रही है, उससे एक मैंने कहा सापेक्ष है, रिलेटिविटी है। यानी कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ों की तुलना में वो चीज़ कहाँ है। तो आज हम उस स्थिति में, दुनिया के तुलनात्मक स्थिति में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और आगे भी इसको बनाए रखने के लिए और आगे भी इसको बचाए रखने के लिए और आगे भी इसकी सुरक्षा देने की दृष्टि में सफल होंगे। अब ये है कि तुलनात्मक बातें होती हैं। अभी विश्व जो है युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है और आज हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन और अमेरिका और ये सारी बातों को देखते हुए जो हमारी ज़रूरत की चीज़ों की आपूर्ति होना चाहिए वो निश्चित रूप से हमारे लिए कठिन हो रही है। तब भी दुनिया के अन्य देशों से, जो कि जिन पर निर्भरता दुनिया के अन्य देशों की रही होगी, उनकी तुलना में तो हम बहुत बेहतर हैं और आगे कोशिश भी करेंगे कि लोगों को राहत मिले और महंगाई से निजात पाने के लिए जो हर एक संभव उपाय हम करें। तो इसमें और बाकी के निर्माण के कामों में जनता की सुविधा के बारे में, कल्याण के बारे में जितनी योजनाएं, चाहे जनधन की योजना होगी, चाहे ग्रामीण विकास की योजना होगी, चाहे अपने प्रधानमंत्री आवास की योजना होगी, चाहे पेयजल की योजना होगी, इन सारी योजनाओं को हमने इस तरह से लिया है कि हर आदमी को राहत मिले। आज मकान की कल्पना हर कोई करता तो है, किंतु मकान बनाना कितना कठिन होता है, उसमें सरकार ने मदद देने का काम किया। सरकार ने गाँवों में जो कच्चे झोंपड़े थे उसको पक्का बनाने का काम किया। तो जो आदमी पक्के मकान में रह रहा है, सुरक्षित रह रहा है, बरसात में बरसते पानी से बच रहा है, धूप से बच रहा है, सर्दी से बच रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो कल्पना है कोई सामान्य कल्पना नहीं है। जनधन योजना में जैसा पहले कहा जाता था कि रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे आता है, तो रुपया भेजते तो 15 पैसे था, अब रुपया के रुपया जाता है। तो जो भी कुछ सहायता पहुंचा रहे हैं, पारदर्शिता है, पूरी सहायता है। और अब योजनाओं में भी इतने विस्तार कर दिया गया है कि मनुष्य के जन्म से लेकर के अंत समय तक उसकी क्या सहायता हो सकती है, उसकी चिंता सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज सिंह सरकार कर रही और दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारी बातें की जा रही है और आगे भी उसका विस्तार होगा। अंत्योदय जिसको हमने कहा है कि आखिरी आदमी की चिंता लेकर के जब हम काम करेंगे तो आखिरी आदमी से लेकर के और जब ऊपर बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें मध्यम वर्ग भी आएगा और फिर आखिरी में जाकर के संपन्न वर्ग को भी सुरक्षा देने का काम। तो यह पूरे समाज के बारे में सुस्थिति बने, इस प्रकार की सरकार का आगाज़ होगा आगे आने वाले समय में। अभी तक जो काम किया है उसको और आगे बढ़ाने का निश्चय हमने किया हुआ है और उसमें सफलता मिले, इसमें जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये थे डॉक्टर जेठिया, जिनका एक लंबा राजनीति का अनुभव है। उनका ये कहना है कि जो आने वाले समय में चुनाव है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वहाँ पर विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आगे भी मिलेगा। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन।